इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच दिन हिंदी में और इंग्लिश और लोकल मलयालम सेशन में दैनिक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। और आज का हमारा 699वां सेशन है। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा। डॉक्टर रजनीश, आप सुन सकते हैं सर, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर का। सर हमारे फोरम पे पहले भी काफी टॉक्स और डिस्कशंस दे चुके हैं। और डॉक्टर रजनीश का एक छोटा सा मैं इंटरव्यू देना चाहूंगी। डॉक्टर रजनीश मेन जो है बीएचएमएस हैं और एमडी भी हैं, और इन्होंने पीएचडी भी करी है होम्योपैथिक लंदन और यूके से डिप्लोमा भी किया है। और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, लाइफ मेंबर है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस एंड इंडियन मेडिको लीगल एंड एथिक्स एसोसिएशन। और मेडिकल एग्जामिनर हैं लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, और एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं हैनुमानियन होम्योपैथिक संदेश के। इन्होंने काफी सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में काफी पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। और फिलहाल अभी जो चला रहे हैं होम्यो क्योर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैभव होम्योपैथिक फार्मा एंड स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज का जो डॉक्टर रजनीश का टॉपिक है वो है सेरेब्रल एट्रोफी, यानी कि जो ब्रेन की एट्रोफी होती है विद स्पाइनल डिजनरेशन, और कैसे इंटरनेट की वजह से जो आजकल इश्यूज हमें ब्रेन में देखने को मिल रहे हैं उसमें कैसे हमारी होम्योपैथी मदद कर सकती है, उसके ऊपर आज वो प्रकाश डालेंगे। तो सर आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Kindly allow me to share the PPT यस show. सर। हाँ जी, विजिबल है सर। देखिए, मुझे हिंदी में सेशन करना है, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मुझे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी न्यूरोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है उसे हिंदी में बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं मिक्स करके बोलूंगा। आज का जो टॉपिक आपने मुझे अभी सबको डिस्क्लोज कर ही दिया है कि होम्योपैथी से हम कैसे सेरेब्रल एट्रोफी, स्पाइनल डिजनरेशन और इंटरनेट से होने वाले जो हैजर्ड्स हैं उनके ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं। इसके लिए एक मैं थोड़ा सा डिटेल देना चाहूंगा। सबसे पहले कि सेरेब्रल एट्रोफी, स्पाइनल डिजनरेशन और ये सब होते क्या है, हल्का सा मैं रूपरेखा बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं होम्योपैथी को डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, जितने भी तंत्र के विनाश होने के, जो भी क्षय होने के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। सेरेब्रल एट्रोफी क्या होती है फिर ये बताऊंगा। स्पाइनल डिजेनरेशन के बारे में बताऊंगा। और इंटरनेट से जो हैजार्ड है, वो इंटरनेट हैजार्ड है क्या, उसके बेसिक्स में आपको बताऊंगा। फिर इंटरनेट हैजार्ड का हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और कैसे पड़ता है और कितना तक पड़ सकता है, मैं ये समझाऊंगा। थोड़ा सा इस इंटरनेट के युग में होम्योपैथी की डेफिनेशन को थोड़ा मॉडर्नाइज करके मैं बताऊंगा। और बाद में कि होम्योपैथी से हम कैसे इस तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं या इंटरनेट के हैजार्ड से उन पर हम कैसे विजय पा सकते हैं, मैं इसके ऊपर थोड़े से शब्द बोलूंगा। अभी तक जितने भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के जितने भी इस तरह के तंत्र के क्षय के जो विकार हैं, इनके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। रिसर्च जारी है, लेकिन अभी इतना कुछ नॉलेज किसी भी साइंटिस्ट को नहीं है। कुछ चुनिंदा बीमारियों के अलावा उन बीमारियों को भी मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स के डिजनरेशन, इनका क्षय, इनकी विकृति, और कोई से दो न्यूरॉन या दो से अधिक न्यूरॉन के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होते हैं, सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनका एक जाल सा बना रहता है। तो न्यूरॉन्स का इटसेल्फ डैमेज होना या उनके कनेक्शंस के बीच में डैमेज होकर कनेक्शंस का हट जाना, ये हमारा न्यूरो डिजनरेशन कहलाता है। इसको मैं आगे अभी और डिस्कस करता हूँ कि एक चीज और हमें देखनी चाहिए कि जो हमारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, इनसे हमें क्या क्या हो सकता है और कौन से विकार से किस जगह पर ब्रेन के इफेक्ट आया होगा, वो भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टिकल न्यूरॉन, अगर हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन है, अगर उसमें कोई डिजेनरेशन होगा या कोई विकृति आएगी, तो सबसे पहले क्या होगा, मेमोरी का लॉस होगा। लैंग्वेज समझने में, लैंग्वेज बोलने में हमें दिक्कत आएगी, हम भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे या भाषा समझ नहीं पाएंगे। हमारी इंसाइट वो अफेक्टेड हो जाएगी। हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपनी वैल्यूज नहीं समझ पाएंगे, एनवायरनमेंट की वैल्यूज को नहीं समझ पाएंगे। और क्या होगा,
ये जो सारे के सारे कंपोनेंट को एक साथ हम जोड़ेंगे कि मेमोरी खराब हो रही है, इंसाइट खराब हो रही है, लैंग्वेज खराब हो रही है, प्लानिंग करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो डिफेक्टिव हो रही है, इसे हम बोलेंगे डिमेंशिया हो रहा है। यानी डिमेंशिया के पेशेंट में ये सिम्टम्स होंगे, हम समझ जाएंगे कि सेरेब्रल कॉर्टिकल न्यूरॉन हमारे खराब हो रहे हैं। न्यूरॉन्स अगर बेसल गैंग्लिया के हमारे न्यूरॉन्स में कोई डिफेक्ट होता है तो हमारे मूवमेंट डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। ऐसी सेरिबेलम में कोई न्यूरॉन्स खराब होंगे तो अटेक्सिया हो जाएगा। अटेक्सिया लोकोमोटर अटेक्सिया भी हो सकता है, और हमारा फ्रेडरिक अटेक्सिया भी हो सकता है। कई टाइप के अटेक्सिया हमारे सामने होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स को डिजनरेट करते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, उस समय मसल्स में वीकनेस आ जाती है, हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, तो क्या होगा, मूवमेंट्स हमारे रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, हमारे कैसे होते हैं, स्पास्टिक हो जाएंगे या फ्लेक्सिड हो जाएंगे, इस तरह का हमें डिसऑर्डर मिलेगा। कई सारी ऐसी डिजेनरेटिव डिजीज है जिनका कोई ना कोई ब्रेन के अंदर कोई टारगेट होता है कि इसी पोर्शन को, ब्रेन के इसी पार्ट को या नर्व तंत्र का तंत्र के इस पार्ट को ही खराब करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी वो डिफ्यूज होकर दूसरे पार्ट तक भी डिजेनरेशन को ले जा सकते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, हमारे बॉडी में स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स हुआ करते हैं। इन प्रोटीन्स का फंक्शन होता है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को करें, क्रियाकलापों को कराएं, सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर रहकर ये हमारी फिजियोलॉजी को गवर्न करते हैं। जैसे पार्किंसन डिजीज है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, हेरेडिटरी सेरिब्रल अमाइलोइड एंजियोपैथी है, कॉग्नोफिलिक अमाइलॉइड एंजियोपैथी, अल्जाइमर डिजीज है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है, फेमिलियल ब्रिटिश डिमेंशिया है, ट्रांसमिसिबल स्पंजीफॉर्म एंसेफेलोपैथी है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, हंटिंगटन डिजीज है, इनहेरिटेड स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सियाज है। ये और भी हैं, बहुत सारे हैं, ये मैंने बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा निकाला। इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं मैं शॉर्ट में बताऊं, जैसे ए सिन सिस्टेटिन सी, पी अमाइलॉइड, टाउ प्रोटीन, TDP-43 यूबिक्विटिन, ABRI, एडेन, ट्रायोन, TDP-43, म्यूटेंट हंटिंगटिन, वेरियस प्रोटीन्स विद पॉलीग्लूटामिन एक्सपेंशन। ये इतने सारे प्रोटीन्स हैं, इनके अलावा भी कई सारे और हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में थोड़े से लिए हैं क्योंकि ये टॉपिक मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वी आर होम बेस्ट, और हमें इस पर इनको क्यों बता रहा हूँ मैं ये भी बताऊंगा। डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स में ये इनके डिपोजिशन कहाँ होते हैं, डिफरेंट पोर्शंस में होते हैं। जैसे कुछ सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में बाहर इकट्ठे हो गए, सेल के बाहर इकट्ठे हो गए। कुछ ऐसे होंगे जो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं प्रोटीन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर इफेक्ट डाल देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। अब क्या आप देखेंगे, जो सेल के न्यूक्लियस में गया है वो एक पर्टिकुलर टाइप का डिसऑर्डर पैदा कर रहा है, जो सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर गया है वो एक अलग टाइप का डिसऑर्डर पैदा कर रहा है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में पड़ा है या सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हुआ है वो अलग टाइप का डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर गया है तो क्या करेगा, हंटिंगटन डिजीज टाइप के या इनहेरिटेड स्पाइनोसेरेब्रल अटैक्सिया पैदा कर रहा है। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर है तो फैमिलियल ब्रिटिश डिमेंशिया आपको दिखाई देगा। साइटोप्लाज्म के अंदर गया तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया आपको डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से देखिए, इंट्रासेलुलर इंक्लूजन, सेल के अंदर चला गया है, उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर है तो मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी पैदा कर रहा है। तो आप ये देखें कि अब मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी कब हो रही है, जब सेल के अंदर वो प्रोटोप्लाज्म में चला गया और न्यूक्लियस में ही चला गया तो सीधे हंटिंगटन हो गया। और सेरेब्रो स्पाइनो सेरिबेलर अटैक्सिया हुआ, और वो भी कौन सा, जेनेटिक टाइप का, यानी न्यूक्लियस के अंदर गया तो उसने पूरा का पूरा हमारा सिस्टम इफेक्ट डाल दिया, जिसमें स्पाइन भी गया, सेरिबेलम भी गया, और क्या वो जेनेटिक लेवल तक चला गया। प्रोटोप्लाज्म वाला अगर देखेंगे तो पूरी बॉडी का कोई भी न्यूरॉन नहीं बचा, चाहे ब्रेन का हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड का हो, जो अफेक्टेड ना हो। और अगर जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें क्या एमाइलॉइड एंजियोपैथी टाइप की हो रही है, या वो एक लोकल डिजीज है, हमारी ब्लड वेसल्स के साथ नर्व जो चल रही है उनके साथ जा रही है। यानी जितना हम सेल की न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं उतना एज ए होल ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो रहा है। जो साइटोप्लाज्म लेवल पर है उसमें हमारा पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है। और जो सेल स्पेसिस के सेल के बाहर जो डिपोजिशन है प्रोटीन के, उनसे वो डिजीज डेवलप हो रही है। जैसे पार्किंसन है तो क्या हो रहा है कि हाथ पैर ही तो कांप रहे हैं, मेमोरी तो लॉस हो रही है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर, उस लेवल पर पार्किंसन भी जेनेटिक हो सकती है लेकिन वो उस लेवल पर नहीं जा रहा जहां पर न्यूक्लियस इंक्लूजन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने पहले भी स्लाइड में बोला था कि न्यूरो डिजनरेशन की प्रोसेस को हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। अभी भी उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी थीसिस लिखी जा रही है, बहुत सारी जो है एक अपने लोगों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारे अपने एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, उन पर रिपोर्ट्स तैयार किए, लेकिन अभी तक कोई दो ऐसे नहीं मिले जो बिल्कुल सेम चल रहे हो। क्यों हो रहा है अभी तक नहीं पता। जैसे होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं
तो जो रेमेडी काम करती है हम उसको आज तक प्रूव करके नहीं दे पाए कि काम क्यों कर रहे हैं। हमारी हाइपोथेसिस बहुत सारी है, हम क्लियर। इसी तरीके से ये न्यूरोडिजेनरेशन की प्रोसेस भी अनएक्सप्लेन्ड है। या ये भी देखिए होम्योपैथी के बहुत सिमिलर कंडीशन है, ये भी अनएक्सप्लेन्ड है और होम्योपैथी भी अनएक्सप्लेन्ड है। न्यूरोसाइकोलॉजी को अब देखिए कोई भी होम्योपैथी में पेशेंट आएगा तो हमें एज ए होल ट्रीट करना है, हमें उसके फिजिकल सिम्टम ले लिए तो हमें उसके मेंटल सिम्टम भी लेने पड़ते हैं। उसकी न्यूरोसाइकोलॉजी में पूरी अगर हम पढ़ लें तो हम उस पेशेंट का असेसमेंट कर सकते हैं कि उसको किस टाइप का डिसऑर्डर हो रहा है, कौन सा न्यूरो डिजेनरेशन उसको हो रहा है। जैसे एक एनपीए न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम उसका करें तो हम सस्पेक्टेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो होगा कौन सा वाला डिसऑर्डर है हम उसको पहचान सकते हैं। क्यों? साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर। कैसे करेंगे? उसकी मेमोरी की प्रॉब्लम्स, उसकी लैंग्वेज एक्सप्रेशन की जो डिफिकल्टीज हैं, विजियो स्पेशियल अवेयरनेस, कौन सी चीज की स्थिति क्या है, उसकी भौगोलिक अवस्था क्या है, उसकी शेप कैसी है, 3D डायमेंशन में उसका कैसा, उसका कलर कैसा है, कहाँ है, कितनी है, कैसे है, ये हम नहीं डिसाइड कर पाते। डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सारा डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, अटेंशन कम हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना, पर्सनालिटी में चेंजेस, बिहेवियर में चेंजेस, और जो हमारे डेली के जो काम है, जो मैनेजमेंट हम करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अपना ऑफिशियल मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट भी हम नहीं कर पाते। तो इस तरह के अगर हम सिम्टम्स को इकट्ठा करें तो हम ये पता लगा सकते हैं इसको कौन सा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया, पोस्टीरियर कॉर्टिकल एट्रोफी, बिहेवियरल वेरिएंट फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इन सब में आप देखेंगे सिम्टम सारे वही है जो मैंने अभी डिस्कस किए, कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, विजुअल स्पेशियल प्रॉब्लम, मेमोरी की प्रॉब्लम, ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, लैंग्वेज की एप्रेक्सिया, इस मतलब बहुत सारी इस तरह की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की प्रॉब्लम, हायर सेंटर्स की फंक्शन की प्रॉब्लम, इस सब में। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक चीज या तो किसी में कम है या कोई एक चीज ज्यादा है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर है। जैसे अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया में सबसे ज्यादा एपिसोडिक मेमोरी में अफेक्ट आता है, जबकि दूसरों में इतना नहीं है। दूसरे वाले में कोई दूसरा, जैसे आप पोस्टीरियर कॉर्टिकल एट्रोफी में अगर हम जाते हैं तो क्या मिलेगा? हमारा स्पेस की प्रॉब्लम, एग्नोसिया की प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल एग्नोसिया, हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो ऐसे हम बिहेवियरल वेरिएंट फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया में जाएंगे तो बिहेवियर में सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है, कॉग्निटिव चेंजेस ज्यादा स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है, और कुछ एसोसिएटेड फीचर्स भी। तो इन फीचर्स को अगर हम होम्योपैथिकली अगर हम केस टेकिंग करके देखें तो हम बहुत सारे डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसी फ्लो में मैं इसको बहुत शॉर्ट में करूंगा। जैसे नॉन फ्लुएंट प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया है, इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, और साथ में क्या मिले, कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तो जैसे हमारा चेस्टमैन सिंड्रोम है तो बिहेवियर भी चेंज होगा, कैलकुलेशन डिसकैलकुलिया हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। सिमेंटिक वेरिएंट ऑफ प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया अगर हो जाए तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, एक वर्ड नहीं बोल पाएगा, एक ही वर्ड को बार बार बोलेगा या गलत बोलेगा, तो ये, और साथ में बिहेवियर की प्रॉब्लम आएगी। तो ये सिम्टम। अब लोगोपीडिक वेरिएंट ऑफ प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया को अगर आप देखेंगे इसमें भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सेंटेंस कम्प्रीहेंशन कैन बी इम्पेयर्ड स्पेशली फॉर द लॉन्ग इम्प्रोवेशन। अब कोई लंबे सेंटेंस है वो नहीं बोल पाएगा, तो ये अब उसमें छोटे सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा था पहले वाले में। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसी पार्किंसन डिजीज है, डिमेंशिया विद लुई बॉडी है, प्राइमरी सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी है, कॉर्टिको बल्बर डिजनरेशन, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है। तो इसमें देखेंगे सब में एग्जीक्यूटिव फंक्शन इम्पेयर हो रहा है, लेकिन मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में कॉग्निटिव का ज्यादा हो रहा है। और बाकी किसी में वर्किंग मेमोरी की प्रॉब्लम है, किसी में विजुअल स्पेशल स्किल की प्रॉब्लम है, किसी में फ्लुएंसी डेफिसिट है, किसी में विजुअल स्पेशल डेफिसिट है, किसी में एप्रेक्सिया है। तो इस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट करें। ऐसी इसी क्रम में हम देखें, हंटिंगटन डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है। तो इन सब में मैं ये डिटेल में ऐसे सिर्फ नाम बताने के लिए कर रहा हूँ कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं एग्जाम्पल से कि जैसे एलोपैथिक में हम डायग्नोसिस करते हैं, इसी तरह से हम होम्योपैथी में भी साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर डिजीज को डायग्नोस करें, ताकि हम ये समझ पाए कि किस प्रोटीन की वजह से ये डिसऑर्डर हुआ था, और उस प्रोटीन ने एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर या इंट्रान्यूक्लियर कौन सा स्पेस उसने घेरा था, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो किस लेवल पर हम जाएंगे। सपोज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन डिपोजिशन हुआ, सेल के बाहर हुआ, उसने डिजीज पैदा की, तो हमें वो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी जो हमारे एक्टोडर्मल टिश्यू के ऊपर ज्यादा काम करती हो। किसी ने साइटोप्लाज्म में अफेक्ट ज्यादा डाला, प्रोटीन वहां इंक्लूजन हो गया, उससे बीमारियां पैदा हुई। तो ऐसी बीमारी जो कौन सी मेजोडर्मल लेयर पर काम करने वाली मेडिसिन हम देख सकते हैं।
और कोई न्यूक्लियस के अंदर ही इम्प्लांट हो गया, इंक्लूजन चला गया और उसने प्रोटीन डिफेक्ट पैदा करके कोई बीमारी पैदा की, तो हम क्या करेंगे, हंटिंगटन टाइप की डिजीज जैसे होती है, तो हम जेनेटिक लेवल पर चले जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंडोडर्मल लेयर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। यानी ऐसी रेमेडी जो बहुत डीप एक्टिंग होंगी वो न्यूक्लियस के लिए, जो मीडियम एक्टिंग वाली रेमेडी होगी वो हमारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वाली प्रोटीन्स के लिए, और जो सुपरफिशियल रेमेडीज होंगी वो हमारी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस पे प्रोटीन इकट्ठी हुई उसके होने वाली डिजीजेस पे काम करेंगे। यानी कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हमारे मेंटल सिम्टम ज्यादा प्रिवेल करते हैं, इन सब में कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, अटैक्सियाज हो गए, डिसेबिलिटी हो गई, वीकनेस हो गई, ये ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जितना मेंटल वाले सिम्टम वाली डिजीजेस है उनमें न्यूक्लियर इन्वेजन ऑफ द प्रोटीन हुआ है, तो वहां पर हमें जो मेडिसिन देनी पड़ेगी हाई पोटेंसी देनी पड़ेगी और डीप एक्टिव। जो फिजिकल लेवल पर चल रही है उनमें थोड़ा सा लोअर पोटेंसीज भी काम आ सकती है और थोड़ा कम डीप एक्टिंग भी काम आ सकती है। इससे हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी, पोटेंसी में और रिपीटिशन करने में। अब हल्का सा निगाह डालते हैं कि सेरेब्रल एट्रोफी क्या होती है। देखिए, एट्रोफी का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ सेल्स। अगर सेल्स का लॉस हो रहा है दैट इज एट्रोफी। अब किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, पूरी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन हैं, कहीं भी हमारा एट्रोफी हो सकती है। तो अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो लॉस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का लॉस होना, और साथ में तंत्रिकाओं के लॉस के साथ साथ क्या है, उनके बीच के इंटरकनेक्शंस का भी लॉस होना। तो यह दोनों, या न्यूरॉन कम हो जाए, लॉस हो जाए, या इंटरकनेक्शंस खराब हो जाए, या दोनों ही खराब हो जाए, तो दैट इज विल बी कॉल्ड एज एट्रोफी। अब ये तो दो तरह की हो सकती है, कैसे, या तो पूरा ब्रेन या पूरा स्पाइनल हमारा कॉर्ड ये पूरा डिजनरेट हो गया तो हम बोलेंगे जनरलाइज्ड एट्रोफी। और किसी पर्टिकुलर एरियाज में, सेंटर्स ऑफ द ब्रेन किसी पार्ट में, लिमिटेड एरिया में हो रही है तो बोलेंगे फोकल एट्रोफी। तो अब जनरलाइज में तो सिम्टम, जनरल सिम्टम्स आएंगे, तो सारी हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है इन्वॉल्व हो गया। और अगर फोकल वाली है जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में इसका एट्रोफी हुई है, तो उस पर्टिकुलर एरिया से जो भी फंक्शंस चलते हैं वो सिम्टम हमें मिलेंगे, उन सिम्टम के बेस पर हम डायग्नोसिस बनाएंगे। इफ cerebral hemispheres are affected, conscious thought and voluntary processes may be impaired। अब सेरिब्रम में अगर कुछ होगा तो हमारे थॉट्स हैं, कॉन्शियसनेस है, हमारी जो वॉलंटरी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं वो सारी की सारी हैम्पर्ड हो जाएंगी। एक चीज देखिए, बहुत कॉमन सी चीज आती है जिसमें कई बार हम डायग्नोसिस में भी गलती करते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूओ। क्या मतलब होता है, एक स्कल है, बोन की बनी हुई है, अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, बाद में ब्रेन है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ पूरा सब बढ़िया फंक्शन चल रहा है, हमारा ब्रेन सिकुड़ गया तो क्या होगा, इसके बाद वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम बनने की वजह से क्या होगा, अंदर के वेंट्रिकल में सीएसएफ ज्यादा आएगा तो वेंट्रिकल फूल जाएंगे, इस ब्रेन को वापस वहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेन तो सिकुड़ गया, थिन हो गया, और वेंट्रिकल बड़े हो गए तो स्कल पूरी फिर से भर गई। तो इसमें जो हाइड्रोसेफेलस डेवलप हुआ, जो वेंट्रिकल में सीएसएफ बढ़ा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यूम। तो इसमें क्या होगा, बाहर से तो ब्रेन स्कल में टच हो गया, अंदर से सीएसएफ ने उसको वेंट्रिकल को फुला दिया, तो ब्रेन का कंप्रेशन होने लगा। पहले सेरेब्रल एट्रोफी हो रही थी, थिनिंग हो रही थी, और साथ में इसने कंप्रेशन भी दे दिया। यहाँ डबल सिम्टम हमें मिलते हैं। इन सिम्टम्स के हमारे पास ब्रेन की कंकशन के सिम्टम जो है साथ में हमें और लेने पड़ेंगे। अब बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं, 1 घंटे का समय, अभी बहुत होम्योपैथी रेमेडी भी पढ़नी है, बहुत काम करना है। जनरलाइज जो एट्रोफी है ये एज के हिसाब से नॉर्मल पाई जाती है कि एजेड लोगों में होती ही है, दिस इज नोन एज सनाइल एट्रोफी। दूसरी सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस जिनको है उनको एट्रोफी। एंड स्टेज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी नर्व्स की मेम्ब्रेन जो शीथ होती है वो डिजेनरेट होने लगती है। उसमें क्या होता है, पैची डिजेनरेशन ऑफ द न्यूरोलीमा, जगह जगह येलोइश डिजेनरेशन हो जाता है पैचेस में, तो धीरे धीरे डिफ्यूज होगी, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम खराब कर देती है। एल्कोहल ज्यादा लेने वालों को सेरिबुलर वर्मियन एट्रोफी हो जाती है, सेरिबुलम में होती है, ताकि देखा होगा आपने कि हाथ पैर कांपने लगते हैं और लड़खड़ा के चलने लगते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम। ड्रग एब्यूज, कोई ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें नशे की दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ जिनकी वजह से सेरेब्रल एट्रोफी डिफ्यूज हो सकती है। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होगी, ऐसी चोट लगी कि जिसमें पूरे ब्रेन में कंकशन हो गया तो डिफ्यूज इंजरी हो जाएगी पोस्ट ट्रॉमेटिक। एक पोस्ट इन्फेक्टिव जनरलाइज एट्रोफी ऑफ द नर्वस सिस्टम भी हो सकती है ड्यू टू मेनिंजाइटिस। तीसरी, कुछ ऐसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती हैं जैसे कि प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी, जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ब्रेन में एक पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप होती है और ब्रेन पूरा का पूरा एट्रोफिड हो जाता है। ये जनरलाइज्ड एट्रोफी में मतलब मिलेगा। फोकल में अगर देखेंगे, किसी पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट में इस्कीमिया हो गया, यानी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हुई, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज हो गया, पोस्ट इस्कीमिक इंजरी। पोस्ट ट्रॉमेटिक
चाहे हेमरेजिक हो, चाहे कंडल थोड़ी चोट लगी, एक एरिया में लगी, ब्लीडिंग हो गई, एक पर्टिकुलर पोर्शन एट्रोफी में चला गया। या कुछ ऐसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं जो फोकल एट्रोफी करती है, पूरा ब्रेन नहीं सिकुड़ती, पर्टिकुलर एरिया, जैसे अल्जाइमर डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पिक्स डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, कॉर्टिकोबेसल डिजेनरेशन। कुछ डिजीजेस को मैं आगे बता दूंगा क्या क्या होती है। बाकी हम अपना सब्जेक्ट ही अलग है, टॉपिक अलग है, तो उसको हम अपने डिक्शनरी वगैरह से भी देख सकते हैं। सेरेब्रल एट्रोफी के कई पैटर्न होते हैं। तो कैसे? सीवियर फ्रंटल एंड एंटीरियर टेम्पोरल, अगर मान लीजिए फ्रंटल में और एंटीरियर टेम्पोरल रीजन में अगर एट्रोफी ज्यादा हो रही है तो हम बोलेंगे पिक डिजीज है। उसके सिम्टम अलग आएंगे। कौन सिम्टम आएंगे? फ्रंटल लोब के, कैसे? हमारे बिहेवियर के प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम। हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियाई में अगर हमारी एट्रोफी हुई है तो हंटिंगटन डिजीज हो जाएगी। पोस्टीरियर पैराइटल एंड फ्रंटल लोब में अगर हमारी प्रॉब्लम हो रही है तो कॉर्टिकोबेसल डिजेनरेशन हो जाएगा। टेक्टम, ग्लोबस पैलिटस और फ्रंटल लोब में अगर एट्रोफी हुई है तो प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पैल्सी हो जाएगी। जनरलाइज्ड एट्रोफी विद सब्सटेंशिया नाग्रा की जनरलाइज एट्रोफी अगर होगी तो पार्किंसन हो जाएगा। और हिप्पोकैम्पस में अगर एट्रोफी होगी तो अल्जाइमर डिमेंशिया हमें डेवलप होगा। तो इनके सिम्टम्स हमें सबके पता है। इन सिम्टम्स के बेस पर हम डायग्नोस कर सकते हैं कौन सी डिजीज है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारा एट्रोफीड हो रहा है या इंजर्ड हो रहा है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें सेरेब्रल एट्रोफी पैदा हो जाती है, जिनके बाद जैसे स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज है, सीवीए है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, अल्जाइमर है, पिक्स डिजीज है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया है, सेरेब्रल पेल्सी है जिसमें कि मोटर फंक्शन कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है, हंटिंगटन की डिजीज है, या बहुत सी ऐसी हेरिडिटरी डिजीजेज और भी हैं जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। ल्यूकोडिस्ट्रोफी है जिसमें कि जो हमारा ग्रे मैटर है उसकी न्यूरोलीमा हट जाती है तो व्हाइट मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ल्यूकोडिस्ट्रोफी। जैसे क्राबे डिजीज है जिसमें माइलिन शीट पूरी खराब हो जाती है। माइट्रोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी है कई सारी। कल साइरे सिंड्रोम है, उसमें भी बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन सारे खराब हो जाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जिसमें कि मैंने बताया था माइलिन शीट की डैमेज हो जाती है और पूरा का पूरा हमारा एट्रोफी में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फेक्शन जैसे एंसेफेलाइटिस, न्यूरोसिफिलिस, एड्स, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स, तो इनमें क्या होता है, जिस तरह के न्यूराइटिस होते हैं उनमें जनरल सेरेब्रल एट्रोफी हो सकती है। क्या सिम्टम मिलेंगे? इन्हीं सिम्टम ही तो खेल है, इन्हीं सिम्टम्स के बेस पर ही हम डायग्नोस करेंगे कि कौन सी होम्योपैथी रेमेडी दे देनी, क्या देना है। तो सेरेब्रल एट्रोफी के सिम्टम, मेन सिम्टम क्या है? डिमेंशिया, सीजर्स और लैंग्वेज डिसऑर्डर। साथ लैंग्वेज डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे? एफएसी। डिमेंशिया में क्या होगा? प्रोग्रेसिव इंपेयरमेंट ऑफ द मेमोरी, धीरे धीरे मेमोरी खराब होनी शुरू हो रही है, इंटेलेक्ट खराब हो रहा है। इसके बाद क्या, हमारा इंटेलेक्ट इतना खराब हो गया कि हम इतने भी इंटेलिजेंट नहीं रहे कि हम सोशल और अपने जो काम डेली के काम है वो ठीक से कर पाए। मेमोरी हमारी खराब हो रही है, ओरिएंटेशन खराब हो रहा है, एब्स्ट्रक्शन, आप अलग काम से दूर भागने की टेंडेंसी, एबिलिटी टू लर्न हमारी खत्म हो रही है। विजुअल स्पाशियल परसेप्शन, कौन सी चीज कैसी है, शेप कैसी है, कलर कैसा है, उसकी डायमेंशंस क्या है, हमसे दूरी कितनी है, किस जगह पर है, उसका टेम्परेचर क्या है। हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जैसे कोई प्लानिंग करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनानी है, कोई ऑर्गेनाइज करना है, या किसी चीज को सीक्वेंस में लगाना है, कुछ करना है, ये हम नहीं कर सकते, यानी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। सीजर्स, बहुत तरह के सीजर्स हो सकते हैं। फोकल सीजर्स भी हो सकते हैं, जनरल सीजर्स भी हो सकते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेटिव मूवमेंट्स, इनवॉल्यूंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट्स विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दीज आर नोन एज सीजर्स। तो इसमें क्या हो, कई तरह के फोकल भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रहे हैं, या जनरलाइज भी हो सकते हैं। एक होते हैं अफेजिया। इसमें क्या होता है कि बोलने में दिक्कत, लैंग्वेज समझने में दिक्कत, लैंग्वेज बोलने में भी दिक्कत, और साथ में क्या मिलेगा? कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन इम्पेयर हो जाता है। और क्या होगा? चॉइस ऑफ वर्ड, जो वर्ड हम बोलना चाहते हैं वो वर्ड नहीं निकलेगा, कुछ और वर्ड सामने निकलेगा। और जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे कुछ का कुछ बोलेंगे, कहीं का एक सेंटेंस में दूसरा मर्ज हो जाएगा, या बोल ही नहीं पाएंगे, या अधूरा सेंटेंस बोलेंगे, लंबे सेंटेंस तो बोल ही नहीं सकते। दिस इज अफेजिया। ऐसे ही चल चलते हम ब्रेन से नीचे अगर आ जाए तो स्पाइनल डिजेनरेशन की हम बात करेंगे। क्या होगा? दिस इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन। स्पाइन का धीरे धीरे जो उसकी शेप है, जो सब कर्वेचर है, जिसे लॉर्डोसिस बोलते हैं, और उसकी जो फंक्शनेबिलिटी है वो धीरे धीरे हमारी खराब होने लगती है, स्पाइनल डिजेनरेशन। कैसे होगा? एज के हिसाब से भी हो सकता है, आर्थराइटिस है, ट्यूमर्स है, इन्फेक्शन है, इंजरीज है। तो क्या होगा? डिस्क हमारी स्लिप हो गई, हर्निएट हो गई, तो क्या करेगी? नर्व रूट को उसने कंप्रेस कर दिया, उसके सिम्टम्स आ गए, नर्व डिजेनरेट शुरू होना शुरू हो गई, और हमें जो है स्पाइनल डिजेनरेशन
मिल गया, या माइलिन शीथ के ऊपर उसने अपना ऐसे दबाव डाल दिया तो हमें जो है सिरिंगोमाइलिया हो गया, कुछ कई सारी बीमारी हमारी इस तरह से डेवलप हो सकती है। तो इन जनरल अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, क्या मिलेगा? स्पाइन में डिफॉर्मिटी हो गई, तो क्या होगा? लिमिटेड मोशन, हम स्पाइन का मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्यों? पेन होगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी। पेन शार्प भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मूवमेंट से बढ़ सकता है या मूवमेंट से घट सकता है, रेस्ट से आराम मिल सकता है या रेस्ट से पेन बढ़ सकता है। क्या होगा? नर्व इंजरी में क्या मिलेगा? वीकनेस होगी, मोटर लॉस होगा, सेंसेशन हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्लैडर और जो रेक्टम के जो फंक्शंस हैं हमारे, इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं, वो इम्पेयर्ड होंगे, न्यूरोजेनिक ब्लैडर बन सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ये सब भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पिक्चर मैंने रखा है जिसमें आपको देखने में मिल जाएगा कि किस तरह से L4 L5 के बीच में आप देखेंगे लिस्थेसिस भी है। जैसे स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है? एक वर्टिब्रा दूसरे से ऊपर खिसक जाती है, तो ये स्पाइन कॉर्ड पर से आ रही है, ये पूरी पूरी हमारी शिफ्ट हो गया, डिस्क पीछे निकल गई, ये कंप्रेशन हो गया। तो इस तरह से अभी होम्योपैथी डिस्कस करते हैं इसके। अब इसमें हमें और क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। आईवीडी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज, डिस्क हमारी खराब हो गई, डिस्क डिजनरेट हो गई, डिस्क प्रोट्यूट कर गई, स्लिप कर गई, डिस्क हर्निएट हो गई जैसे यहाँ हो रही है, स्पाइनल स्टिनोसिस हो गई, कंप्रेशन हो गया, स्पॉन्डिलोलिसिस, पूरी वर्टिब्रा खिसक गई, या डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपर ऑस्टोसिस, डिश नाम की बीमारी, जिसमें ये सारे हमारी वर्टिब्रे और ये डिस्क जो है खराब हो गई हमारा इसमें है। अब जैसे स्पाइन कर्वेचर की मैंने बात की, तो मेन तीन ही होते हैं, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस। तो ये जो कर्वेचर्स हैं, जो काइफोसिस है, जैसे कुबड़ापन बोलते हैं, कि इसमें क्या सजैटल पेन में जो हमारा कर्वेचर डेवलप होगा, यही अगर हमारा थोड़े सी का लंबर रीजन में कोर्नल पेन में अगर हो गया तो क्या होगा? एक जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे स्पाइन जिसे बोलते हैं, स्कोलियोसिस, तो लेटरल स्कोलियोसिस बोलेंगे, चाहे लेफ्ट को टर्न हो गई या राइट को टर्न हो गई, तो लीबो या डेक्स्ट्रो स्कोलियोसिस। लॉर्डोसिस एक पर्टिकुलर टाइप का स्पाइन के अंदर एक कर्वेचर जो नॉर्मल होना चाहिए वो होता है, तो वो भी खराब, या तो बढ़ जाता है या लॉर्डोसिस कम हो गई, तो दिस इज लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, ये भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कई बार क्या होता है, जैसे डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज आईवीडी, तो डिस्क बल्ज हो गई, हर्निएशन हो गया, या ऑस्टियोफाइट बन गया जिसने उसको क्लिक कर दिया, या ज्यादा वेट बढ़ने से रप्चर हो गई, या समय के साथ साथ उसका हाइड्रेशन कम हो गया, सूख गई और रप्चर होनी शुरू हो गई, या उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आती है, और डिस्क स्लिप करके जनरली नर्व को कंप्रेस करके हमें डिफरेंट टाइप के सेंसेशन, साइटिका हो गई, ब्लैडर के डिस्फंक्शन हो गए, जिस पोर्शन को, जिस नर्व को टच करेगी दबाएगी, उसके सिम्टम्स हमें मिलेंगे। डिस्क डिजनरेशन एज रिलेटेड भी हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, ये बहुत कॉमन चीज है। डिस्क हर्निएशन है, प्रोट्रूजन, ये जो इनर फाइबर्स जो होते हैं, तो जो एनल फाइब्रोसिस होता है, क्रैक होकर न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर को निकल आता है। तो इसमें क्या होता है, ये आसपास के नर्व को, जैसे मैंने अभी बताया, टच करता है और हमें सिम्टम्स देता है। ये बेसिक हमारा एक रिवीजन में करा रहा हूँ, जिसमें हम होम्योपैथी जब आगे हम पढ़ेंगे इसमें अभी, इससे रिलेटेड वाली, तो हमें आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा रिवीजन। स्पॉन्डिलोसिस, इसमें हमें क्या करेंगे, जो स्पाइन के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें आर्थरोसिस हो जाती है, लिगामेंट, टेंडन, ये सारे के सारे अफेक्टेड हो जाते हैं। तो क्या होगा? सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कोई मान लो हमें किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, या सपोज किसी को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस हो गया, या उसको सार्कोइडोसिस हो गया, इस तरह की जो रोमेटिक डिजीजेज हैं, या उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसमें ये स्पॉन्डिलोसिस मिलेगा। स्पाइनल स्टिनोसिस में क्या है कि स्पाइनल पेनाल छोटी हो गई, दब गई, या न्यूरल फोरामिना कंप्रेस हो गया, तो वहां से नर्व आएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, दब जाएगी, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, पेन होगी, या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस मैंने भी बताया था, बल्टे बॉडी एक से दूसरे पर स्लिप हो जाती है, तो मैकेनिकल इंजरी करेगी, नर्व को पेन करके रेडिकुलर सिम्टम देगी। डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरओस्टोसिस डिश, इसमें क्या होगा? बोन्स बनने लगती हैं, जो आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं स्पाइन के, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, वो सारे के सारे बोनी होने लगते हैं, तो उनमें क्या ओसिफिकेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो एपोफाइजियल जॉइंट्स हैं या जो डिस्क है, सारी सारी हार्ड हो जाती है, सारे मूवमेंट बंद हो जाते हैं। तो इसमें भी हमारी सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, ये हमने तो रिवीजन किया कि इंटरनेट कैसे हमें तंग कर रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं, होता क्या है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट हैज इंक्रीज द ईज
विद विच द पब्लिक कैन ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन। पहली चीज, इंटरनेट से तो आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे मिल जाती है, और हमें ये नहीं पता चलता कि इसकी वजह से हमें इसकी कंसिक्वेंसेस, इसकी क्या दुष्परिणाम हमें आगे होंगे, ये हमें पता ही नहीं हो। जरा सा स्पेक्ट्रम पर निगाह डालिए, देखिए इधर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, यानी वेवलेंथ कम होती जा रही है। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम पियर्सिंग पावर होगी, पेनिट्रेशन पावर उसकी उतनी कम होगी। जितना वेवलेंथ घटती चली जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हमारी जो स्पेक्ट्रम है इसकी पेनिट्रेशन पावर, इसकी एनर्जी बहुत बढ़ती चली जाएगी। यानी वेवलेंथ ज्यादा है तो हम थोड़ा क्रूड की तरफ है, सब्सटेंस की तरफ है। और जैसे जैसे हम वेवलेंथ घटाते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी डायनामिज्म बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंसी बढ़ती जा रही है, यानी वो हमारी पेनिट्रेशन पावर को भी बढ़ाता जा रहा है। तो होगा क्या, अब आप देखिए, जैसे हमारे पास बिजली का खंभा लगा है, एसी टावर लगा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो होती है केवल, बहुत कम होती है। उसका इफेक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, लेकिन इतना नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हम बढ़ाएं, वेवलेंथ थोड़ी सी घटाएं, तो टीवी आ गया, रेडियो आ गया। ये हमारे घर में सबके पास होते हैं। तो ये रेडियो वेव्स में ये हमें देखने को मिलेंगे, इनके भी थोड़े साइड इफेक्ट्स हमें मिलेंगे। अब आगे टेलीफोन, जो हमारा मोबाइल फोन है, ये भी रेडियो वेव्स की सीरीज में ही रहता है, और इसके भी साइड इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। क्योंकि एसी पावर के साइड इफेक्ट कई बार आपने देखे होंगे। अगर बिजली के 33,000 वोल्ट का तार घर के पास से जा रहा हो, उसके पास से बिजली इसमें चलती है, हल्की सी हम करके हमिंग साउंड सुनाई देती है, यानी वहां भी 50 हर्ट्ज की साउंड भी हल्की सी बाहर छोड़ता है। तो उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी में टीवी, रेडियो और टेलीफोन में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो इनकी पावर थोड़ी बढ़ी, इसका मतलब इसके साइड इफेक्ट होने। और आगे बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी और बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, तो माइक्रोवेव आ जाती है, जिसमें सैटेलाइट काम करते हैं, या फिर घर की माइक्रोवेव जो किचन में रखी होती है। माइक्रोवेव इतनी तेज वेव्स होती हैं कि खाने को पका देती हैं। किसी भी कच्ची चीज उसमें डालिए, माइक्रोवेव चलाई, खाना आपका पक के तैयार। और जो गैस स्टोव पर आप खाना बनाते हैं, चूल्हे पर बनाते हैं, उससे कहीं जल्दी खाना गर्म कर देती है, पका देती है। तो अब आप देखिए, जीरो फ्रीक्वेंसी से हम स्टार्ट करें, और हम धीरे धीरे एसी पावर, रेडियो पावर, फिर टेलीफोन पावर, और उसके बाद हम माइक्रोवेव तक जाते हैं, तो हमें इफेक्ट, विजिबल इफेक्ट देखने को मिलता है। हमें रेडियो वेव से हमें विजिबल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, हम सिर्फ उसके दुष्परिणामों को देख पाते हैं। लेकिन माइक्रोवेव लेवल पर आते ही हमें उसका इफेक्ट विजुअली दिखता है कि हीट पैदा कर दी हमने। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड लैंप देखा होगा, कभी सिकाई करी होगी लाल रंग के बल्ब से, तो इंफ्रारेड में आपको देखा होगा कितनी तेज उससे वेव्स, हीट निकलती है, जला सकती है। फिर उसके बाद आएंगे सनलाइट, वहां पर अल्ट्रावायलेट हमारा हो गया। अल्ट्रावायलेट में इतनी तेज होती है, आपको पता है कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो आधी सृष्टि खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आएंगे तो एक्सरे वाला आ गया, हमारी वेवलेंथ और कम हुई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ी, पेनिट्रेशन पावर, डायनामिज्म बढ़ी, पोटेंसी बढ़ी, एक्सरे आ गया। बॉडी को आर पार पेनिट्रेट करके हमारी फिल्म निकाल देती है। अब देखिए, लेकिन हमें पेन महसूस नहीं होता, अभी हम उस लेवल पर नहीं है जिसका हम पेन महसूस कर सकें। कब होगा, हम और गामा रेज की तरफ चले जाएं, हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी तो क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिविटी के पास पहुंच गए। तो क्या मिलेगा, आजकल सर्जरी जो हो रही है, गामा नाइफ सर्जरी, नाइफ नहीं है वहाँ, गामा रेज को निकाला, ब्रेन के ट्यूमर पे डाला, ट्यूमर को बड़ा प्रिसाइजली उसको घुमाया, ट्यूमर कट हो गया। लोहे की शीट के ऊपर गामा रेज डाली, लोहे की शीट के टुकड़े हो गए, वो कट के निकल गई। तो आजकल तो अब इन्हीं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए हम पावर को देख रहे हैं। ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन में जैसे जैसे डायनामिक पावर बढ़ती जाती है, उसकी पेनिट्रेशन पावर, पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, और वो उतनी ही ज्यादा सीरियस इफेक्ट डालने लगती है। यहाँ पर हम क्रूड सब्सटेंस से चले, इधर आते आते हम डायनामिक्स की तरफ चले, हाई पोटेंसी तक पहुंच गए। इसमें उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश है, इसको मैं बहुत देर नहीं रहूंगा, मैंने वहाँ काफी टाइम दिया है। तो आप देखेंगे, हम नीचे से चले, अपना एसी पावर से चले, रेडियो टीवी वगैरह पे चले, धीरे धीरे आके हमारा ये टेलीविजन आया, यहाँ रेडियो वगैरह था। इसके बाद ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो आई, यहाँ पर मोबाइल फोन हमारा दिखाई देगा। यहाँ से हम इसके दुष्परिणामों को हम आज डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। फिर माइक्रोवेव, सैटेलाइट, और उसके बाद विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, देन गामा रेज। ये हमारे आगे की फ्रीक्वेंसीज है। लगातार एक जियोमैग्नेटिक फील्ड हमारे ऊपर, प्लैनेट के ऊपर आ रहा है, सोलर विंड्स जनरेट हो रही है, जो सन से निकलती है और अर्थ के ऊपर अटैक करती है। तो हमेशा हमारी जो लाइफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ के साथ जुड़ी रहती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमेशा हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता जाता है। ये 2001 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, इसमें ये प्रूव किया गया था। कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी का एक्सपोजर है, ये हमें जो है नुकसान करेगा ही नहीं करेगा। लेकिन पाया गया कि इसने कैंसर भी किया, जेनेटिक डैमेज भी की, और न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी पैदा की, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर पैदा किए,
इम्यून डिस्फंक्शन पैदा किया, किडनी डैमेज की, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हुई और कॉग्निटिव इफेक्ट भी आने शुरू हो गए, हमें समझने की क्षमता खत्म होनी शुरू हो गई। ये डिफरेंट रिसर्चेस 2015, 2008, 9, 17, 11, 15, मतलब 2018, ये बीच का एक ऐसा पीरियड रहा जिसमें बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर रिसर्च हुई, और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जहां पर हमारा मोबाइल आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये पूरा का पूरा हमारा इफेक्ट में देखा गया कि कितना बड़ा साइड इफेक्ट हमें इसका रेडिएशन का, इलेक्ट्रो अपना मोबाइल का, इंटरनेट का एंजार्ड में देखने को मिलता है। अभी नई स्टडीज हुई 2016 में हुई, खैर थोड़ा सा टाइम, अब तो 8 साल बीत गए। इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जहाँ मोबाइल हमारा था, उसने सेलुलर फोन से जो निकली, वो देखा गया कि ब्रेन में एब्जॉर्ब हुई और उसका टेम्परेचर उन्होंने बढ़ा दिया ब्रेन सेल्स का, और उसने क्या किया, न्यूरोनल एक्टिविटी को इफेक्ट डाला। ये इसमें क्या क्या इफेक्ट डाले उसने, देखिए, जीनोटॉक्सिसिटी की, कैंसर किया, और बाकी इसने बायोलॉजिकल इफेक्ट डाले, मेमोरी में डाले, न्यूरोनल एक्टिविटी में डाले, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के ऊपर इफेक्ट डाले, और इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा रोल हमारे सामने था। इंटरनेट के साथ एक चीज और देखी गई कि डिप्रेशन बहुत हुआ, जिन जिन बहुत सारी रिसर्चेज हुई, आगे मैं कोट कर दूंगा, कि मोबाइल यूज जो ज्यादा कर रहे थे उनके ऊपर, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों में डिप्रेशन पाया गया। कई सारी वजह से हो सकता है, एक तो डायरेक्ट उसका जो हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी का इफेक्ट आया, या उसमें जो उसने सर्च किया उस डेटा को देख के जो उसको ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो क्या हुआ, बिना मतलब के उठ जाना, रात को अलार्म लगा लिया कि रात को मूवी देखनी है, वो वाला सीरियल देखना है, वेब सीरीज देखनी है, उसका रिप्लाई देना है, रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोलना है अलार्म लगा के, ये सब चीजें, नींद पूरी नहीं हो रही। ज्यादातर नींद पूरी नहीं हो रही बच्चों में, चिल्ड्रन में, टीनेजर में, क्यों, देर तक पढ़ाई करनी है, तो उससे क्या होगा, रात को स्लीप अच्छी नहीं आती, कम नींद होती है, और स्लीप डिप्राइवेशन से क्या होगा, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, फोकस नहीं कर पाते, मेमोरी खराब होने लगती है। एक कंडीशन डेवलप होती है फेसबुक डिप्रेशन। फेसबुक पे देखा, अरे उसके पास तो ये था, मैं ये नहीं कर पाया, उसके इतने लाइक्स आ गए, इतने व्यूज हो गए, मेरे नहीं हुए। इंस्टाग्राम पे जो भी कुछ होता है, मैं ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत सारी, तो क्या होगा, एक डिससेटिस्फेक्शन की कंडीशन कई बार डेवलप हो जाती है, सोशल आइसोलेशन, उसके इतने फ्रेंड्स हैं, उसके फ्रेंड तो मेरे भी 5 हजार है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, उसको तो 500 फ्रेंड नहीं, 500 के 500 एक्टिव है, तो एक डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम, इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है। तो कई बार क्या होता है, लगातार हम फ्रेंड्स के प्रोफाइल को देखते हैं, कई बार उससे जेलसी हो सकती है, सेल्फ डिससेटिस्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। एक और कंडीशन मैंने इसमें नोट नहीं की है, वो बता देता हूँ। एक स्यूडो वाइब्रेशन सिंड्रोम डेवलप हो रहा है लोगों में। ऐसा लगता है कि फोन वाइब्रेट कर रहा है या फोन बज रहा है, जबकि एक्चुअली फोन साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता, एक सेंसेशन हो रहा है, फोन वाइब्रेट कर रहा है। दिस इज फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। इस पर अभी लेटेस्ट रिसर्च अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई थी, मैं उस पर डाल नहीं पाया। तो मतलब इस फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, देखिए, मोबाइल हमारा साइलेंट है, कुछ नहीं कर, तब भी हमें लग रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमारे नर्व्स को इफेक्ट डालते हैं और हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरा, एक्सेसिव इंटरनेट यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेन्ड विजन, जो हमारा स्क्रीन टाइम है, हमारा विजुअल स्क्रीन टाइम आंखों का, उससे ज्यादा हमारी आंखों पर स्ट्रेन जा रहे हैं, तो क्या होगा, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है, आंखें खराब होने लगती है। एक ही पोजीशन में बैठ के हम लगातार इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लगातार काम, क्या होगा, बैड पोस्चर में हो गया, आप गलत बैठे हुए हैं, गलत तरीके से लेटे हुए हैं, तो क्या होगा, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है, बैड पोस्चर है, मसल स्ट्रेन हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस, बॉडी एक, हियरिंग लॉस, बीपी बढ़ जाता है कई बार, लगातार इंटरनेट यूज करने से। कई रिसर्च में पाया गया कि लगातार एक ही पोजीशन में बैठे बैठे इंटरनेट यूज कर रहा है तो बीपी थोड़ा सा हाई पाया गया। हेडेक मिले, ब्लड विजन मिली, आंखों में जीरोथेल्मिया हो गई, आंखें ड्राई हो गई, और लाइट के लिए सेंसिटिविटी, जरा भी लाइट पड़ी आंखों में जलन हो रही है, क्यों, कंप्यूटर स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया, परेशानी हो गई। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, सॉरी मैंने इसमें डाल दिया, भूल गया। तो एक सेंस ऑफ वाइब्रेशन इन मोबाइल फोन, टेबल और बेड व्हाइल द फोन इज नॉट रिंगिंग एक्चुअली, रात को लेटे हुए लग रहा है कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, बैठ हिल रहा है। तो ये सारे सारे हैजार्ड्स जो हैं इंटरनेट की वजह से। अब ये हैजार्ड क्यों, किस तरीके से हमारे अंदर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मोबाइल फोन से निकलती हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा सकती हैं, ब्रेन टेम्परेचर बढ़ाती हैं, और ये हीट रिएक्शंस आर एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली बाय स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। किस बॉडी बॉडी के किस टिश्यू की हीट को कितना एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, SAR। उससे हम इसको समझेंगे। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैन पेनिट्रेट द बॉडी,
ये बॉडी को पेनिट्रेट करते हैं फील्ड्स, और क्या करेंगे, वाइब्रेशंस करते हैं बॉडी में, जैसे हमारी माइक्रोवेव करती है। और क्या करेंगे, ये पोलर मोलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, यानी मोलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं, अपने एक पर्टिकुलर चार्ज होकर एक साइड में अलाइन हो जाते हैं। जैसे कि हम एमआरआई करते हैं तो हमारे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं फिर वो वापस आते हैं। तो जब वो अलाइन होने के लिए जितनी एनर्जी लेते हैं वो, प्लस जितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड हटाने का वापस आने में इमिट करते हैं, उसको हम रीड कर लेते हैं, उससे हम एमआरआई पिक्चर बनाते हैं। सेम हमारी बॉडी में ये फील्ड लो ग्रेड में डेवलप होता है और लगातार चल रहा होता है। तो पोलरिटी से क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रल सेल होनी चाहिए वो हमारी पोलर सेल डेवलप होगी। जब सेल में पोलरिटी होगी तो वो डिस्फंक्शन करेगी, जिससे हमारी हेल्थ और हमारी जो लाइफ है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और भी देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हमारी कोई पेनिट्रेशन हमारी बॉडी में होगा, उससे क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी हो गई। इसकी रिसर्च 2003 में हुई थी। माशेविक ने इसको बहुत ढंग से अपने ग्रुप के साथ इसको स्टडी किया था। क्रोमोसोम के अंदर एन्यूप्लॉइडी डेवलप हो गई, जेनेटिक टॉक्सिक इफेक्ट्स डेवलप हुए, और साथ में क्या हुआ, एबनॉर्मल जीन फॉर्मेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, और जिसमें आगे ऐसा म्यूटेशन था जो फजी मेकर्स ने 2009 में देखा था कि कैंसर तक डेवलप कर रहा था। तो ये उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी को देख के उसको डाल के स्टडी की थी कि क्रोमोसोम के अंदर एन्यूप्लॉइडी करके एबनॉर्मल जीन फॉर्मेशन हो गया। तो ये कितना बड़ा रिजल्ट है जो इंटरनेट की वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। WHO ने देखा कि इंटरनेट और मोबाइल का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये कार्सिनोजेनिक हो सकती है। ये 2011 में पब्लिश हुआ, और कंसिडरेबल एविडेंस हमारे पास है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ये वेरियस टाइप ऑफ जीनोटॉक्सिक इफेक्ट डाल सकती है। जैसे लाई एंड सिंह ने 2004 में, ली एट अल 2005 में, फिलिप्स ने 2009 में, कई सारे इन्होंने देखे कि डीएनए की ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, इन्होंने नुकसान कर दिया। और डीएनए क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए और उस टूट गया जगह से, तो एक डीएनए के कई पीस हो गए, और न्यूरॉन के अंदर मल्टीपल डीएनए पाए गए। तो एक ही क्रैक होने की वजह से, दिस इज एक सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन। इसकी भी बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, जू एट अल ने 2010 में की थी। कॉर्टेक्स के अंदर जब नर्व्स की डैमेज होती है, या हिप्पोकैम्पस में होती है, या बेसल गैंग्लिया के अंदर होती है, तो एक रोडेंट मॉडल में देखा गया था कि जब आरएफ फ्रीक्वेंसी डाली गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ रखने का, तो उसके अंदर हमारा हिप्पोकैम्पस, कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया बहुत बुरी तरीके से उसके अंदर चेंजेस आ गए। ऐसी न्यूरोलॉजिकल कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हेडेक है, ट्रेमर्स हैं, डिजीनेस है, लॉस ऑफ मेमोरी है, कंसंट्रेशन का लॉस है, स्लीप का डिस्टर्बेंस है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से रिपोर्ट किया गया। बहुत सारी एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेज की गई, बहुत सारे ग्रुप्स में जाके देखा गया कि कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है। तो 1996 से लेके 2007 के बीच में इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई, जिसमें पाया गया कि इसके यूज से हेडेक हुआ, ट्रिमर्स हुए, डिजीनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस खूब पाया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब, या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स निकली मोबाइल फोन से, तो ये ब्रेन में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करती है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है। इसकी स्टडी 2008 में की गई, और 2008 में इसकी स्टडी के बाद ये हेनरिकस एट अल और केलोजल एट अल ने इसको 2018 तक इसको किया, और बहुत बढ़िया रिसर्च करके इसमें उन्होंने इसके एब्जॉर्प्शन को स्टडी करके बताया। और धीरे धीरे जीन्स में चेंजेस, प्रोटीन्स में चेंजेस, और प्रोटीन के चेंजेस हमने भी पहले पढ़ा था कि अगर बॉडी के स्पेसिफिक प्रोटीन्स में कोई चेंजेस आएंगे तो हमें बहुत सारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर डेवलप होंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर और इंटरन्यूक्लियर रूप में जमा होकर नुकसान करेंगे। प्रोलिफरेशन इन नर्व सेल्स हुआ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से, सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस हुए, आयन चैनल्स में चेंजेस हुए, और सेलुलर लेवल पर इतने चेंजेस हुए जो सारे रिकॉर्ड किए गए 2013 से 2015 के बीच में। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकती है माइलिन प्रोटीन में, जो माइलिन शीथ है नर्व्स की, उसके प्रोटीन्स में चेंजेस कर सकती है, जिसकी वजह से माइलिनोजेनेसिस हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, और शॉर्ट सर्किटी डेवलप होती है। न्यूरॉन्स के जो इंटरकनेक्शन है, एक न्यूरॉन का करंट दूसरे न्यूरॉन में जाके एबनॉर्मल डिस्चार्जेस पैदा कर देता है, जिससे सीजर्स, माइग्रेन्स, इस टाइप के डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। ऑटोफेगोसोम, ऑटोलाइसोसोम, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स है सेल्स के अंदर जो ऑटोफेजिक होती है, सेल्स को खा जाती है। ये 3 से 4 गुना बढ़ी पाई गई उन लोगों में जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था जिनके पास,
और जो ऑटोफेगी होती है ये न्यूरॉन्स को डैमेज कर देती है। तो ये 3 से 4 गुना ज्यादा पाई गई ऐसे लोगों में जिनका इनका एक्सपोजर ज्यादा था। बहुत शॉर्ट में अगर हम इसको रिवाइज कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पर हो रहा है, तो क्या होगा? हीट पैदा पैदा करता है, आयन चैनल पैदा करता है, डिमाइलिनेशन करता है, ऑटोफेगी करता है, और क्या इफेक्ट करता है? न्यूरो डिजेनरेशन। होम्योपैथी को मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हनीमैन साहब से, मैं माफी मांगते हुए कि थोड़ा सा चेंज किया है कि होम्योपैथी is the science of curing the sick individuals with precisely controlled electromagnetic modulation affecting the entire organism, capable of producing desired effects while applied on the principle. The weaker dynamic effect is permanently extinguished by the stronger one if the latter is similar to the former in its manifestations, while differing in kind. होम्योपैथी की एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो रोगियों का उपचार विशिष्ट रूप से नियंत्रित, बहुत ही कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संशोधन से करता है। यानी हम ऐसा मेडिसिन डालते हैं जिसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो बॉडी के अंदर ऐसा डिजायर्ड और कंट्रोल्ड इफेक्ट डालती है, जो परिणाम हम चाहते हैं, जो रिजल्ट हम चाहते हैं, वो रिजल्ट हमारी बॉडी में पैदा कर देती है। और वो रिजल्ट क्या होता है? हमारे जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ क्योर है उसके बेस पर हम प्रोड्यूस करते हैं, इसी से हम उपचार करते हैं। होम्योपैथिक मॉड्यूलेशन एंड अनवांटेड फोर्सेस अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म। अब कैसे से अनवांटेड फोर्सेस जो है हमारे इंडिविजुअल कैसे इफेक्ट डालते हैं, और होम्योपैथिक मॉड्यूलेशन कैसे इफेक्ट डालता है। तो वी हैव जस्ट स्टडी, हमने अभी देखा कि न्यूरोनल डिजेनरेशन के पीछे बहुत सारे कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं। कैसे कैटाबोलिक रिएक्शंस हैं? जो नर्व टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल को खराब कर देते हैं, हार्मफुल प्रोटीन्स को बना देते हैं, हार्मफुल फैट्स को बना देते हैं, और उनका डिपोजिशन कर देते हैं डिफरेंट टाइप की सेल्स में, जिससे कि हमारे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस डेवलप हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है? डायनामिक इफेक्ट डालती है वाइटल प्रोसेसेस के ऊपर, और ये क्या करती है? बॉडी को पूरा अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है और वाइटल प्रोसेसेस को हार्मोनी में लेके आती है, वाइटल फोर्स को नॉर्मल की तरफ लेके आती है। जैसे इसको थेराप्यूटिकली हम होम्योपैथी सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो हमारा डिरेंज्ड वाइटल फोर्स नॉर्मल की तरफ वापस आ जाता है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि होम्योपैथी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है मॉर्बिड फोर्सेस के ऊपर, जो कि हेल्थ को अफेक्ट डालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, इलेक्ट्रिक और रेडियो फ्रिक्वेंसी के मोड में। एक उसी चार्ट को मैंने यहाँ लगाया, वर्टिकली करके लगाया कि नीचे बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, यानी बड़ी वेवलेंथ है, ऊपर जाके वेवलेंथ घटती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, नीचे पावर कम है, पोटेंसी कम है, ऊपर जाके पोटेंसी बढ़ती जा रही है क्योंकि हम गामा तक जा रहे हैं। ऐसी होम्योपैथी में मैंने इधर चार्ट लगाया है, आप देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी जो हमारा है, उसमें अगर कोई हमारी बीमारी पैदा होती है। दूसरा, बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी की जो है उसकी वजह से कोई बीमारी पैदा होती है। कोई लिविंग टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से कोई बीमारी पैदा होती हो, या बॉडी के अंदर कैटलिस्ट जो होते हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनके डिसऑर्डर से कोई बीमारी पैदा हो रही है। दूसरा, हमारी जो एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके डिसऑर्डर से कोई बीमारी पैदा हो रही है। मास्टर ग्लैंड्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने पर वहां के डिसऑर्डर से कोई बीमारी पैदा हो रही है। उसके ऊपर देखेंगे हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल एक्सिस के डिसऑर्डर से कोई बीमारी पैदा हो रही है। उसके ऊपर चले जाएं, प्योर साइकिक डिसऑर्डर्स, मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी पर लेवल पर कोई बीमारी पैदा हो रही है। इस चार्ट को इससे अगर हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे तो मेंटल लेवल, लोएस्ट पे चले जाएंगे तो हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। तो क्या देख लिखा है मैंने? लोएस्ट पॉसिबल पोटेंसी, देन लोअर पोटेंसी, देन मीडियम हायर, देन हायर पोटेंसी, अपर हायर पोटेंसी, वेरी हाई पोटेंसी एंड हाईएस्ट पोटेंसी। तो क्या होगा? मदर टिंचर्स, ट्राइचुरेशंस, थोड़े 30 डाइल्यूशन, 200 डाइल्यूशन, 1 m, 10 m, 50 m, cm, तो ऐसे ही हम चलेंगे। तो क्रूड सब्सटेंस या मदर टिंचर से बढ़ते बढ़ते 30, 200, 1 m, 10 m, 50 m, cm तक हमारा इस तरह। तो जिस लेवल की बीमारी हमें पैदा हो रही है उसी लेवल की हमें पोटेंसी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि किस रेडिएशन से हम जा रहे हैं, हमारा रेडिएशन आता है रेडियो के आसपास। तो हमारा स्पेक्ट्रम रेडियो स्पेक्ट्रम में यहाँ के आसपास है। तो कौन सी लेवल पर हमारे हायर पोटेंसी? सिक्रीटरी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा, मास्टर ग्लैंड। इतने एरिया में हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। तो हमें अपर हायर पोटेंसी और हाई पोटेंसी हमें यूज करनी पड़ रही है, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम, मास्टर ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके ऊपर डायरेक्ट हमारे मोबाइल का
रेडिएशन का फर्क आ रहा है। तो इसको हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे इसके इंटरनेट हैजर्ड से हमें मास्टर ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा प्योरली अफेक्टेड हो रहा है। यही हमने पहले अभी स्टार्टिंग में स्लाइड्स में देखा था कि किस टाइप के डिजीजेस कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट डाल रहे थे और किस तरीके से हमें सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये हमारा एक मैच करने के लिए चार्ट। ब्रेन एट्रोफी की एक रिपर्टरी अगर हम देखें तो ये सिंथेसिस रिपर्टरी, कैंट रिपर्टरी, बोगर, सबसे मैंने कंसाइज करके थोड़े से कुछ रूब्रिक्स निकाले हैं। इंजरी टू दी हेड आफ्टर, अब देखिए हेड इंजरी पर आर्निका और नेट्रम सल्फ सर्व देते हैं, सबको पता है। और भी देखिए बहुत सारी ऐसी रेमेडी है, थर्ड लोअर ग्रेड पे नहीं जा रहा, कैलकिरिया कार हम हेड इंजरी में नहीं देते, सिकुटेब्रोसा देते हैं, पॉपुलस नहीं देते हैं, फिलेंथस हो गई, हेलीबोरस हो गई, हायोसियामस, कैलीफॉस, लीडम, लोबेलिया, नेट्रम्यो, रस्टॉक्स, साइलिसिया, ट्यूप्रियम। ट्यूप्रियम तो हम कभी नहीं देते। तो हमें रिपर्टरी से बहुत हेल्प मिल जाती है कि ऐसी भी रेमेडी भी जो हमारी सोच नहीं सकते, वो रेमेडी भी हमारी हेड इंजरी में। ट्यूप्रियम हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन ट्यूप्रियम इसमें दी हुई है, अच्छे ग्रेड में दी हुई है। ऐसी कंकशन ऑफ द ब्रेन, आर्निका, हाइपेरिकम, ऑसिकुटाविरोसा हमें पता है, लेकिन हायोसियामस भी तो यहाँ पर है, साइलिसिया भी यहाँ पर है, तो ये सल्फर भी है हमारे पास। हेड एट्रोफी, ये रूब्रिक मुझे मिला, उसमें डायरेक्ट रूब्रिक था, एट्रोफी ऑफ द ब्रेन, ऑरममेट, बराटाकार, क्लोरिक एसिड, आयोडियम, फास्फोरस, लंबमेट, जिंकम। ये ऐसी दवाइयां आप देखें, ऑरममेट सब डिजेनरेटिव दवाई हमारी, जिसमें डायरेक्ट डिजनरेशन आप पढ़ेंगे। फॉस्फोरस में पढ़ेंगे तो हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सारे सिम्टम मिलेंगे, प्लम्बमेट में जाएंगे लेट एमायोट्रोफिक स्क्लेरोसिस के सिम्टम मिलेंगे, ऑरममेट में सेंट्रल डिजनरेशन, न्यूक्लियर डिजनरेशन, बल्बर डिजनरेशन, बेटाकार्ब, डिफ्यूज ब्रेन एट्रोफी। क्लोरिक एसिड पर अगर आप जाएंगे तो आपको न्यूक्लियर पैल्सी के सिम्टम मिल जाएंगे। आयोडीन में जाएंगे, इसमें भी आपको पूरा थायराइड डिसऑर्डर के साथ साथ पूरा की बॉडी की एट्रोफी मिल जाएगी। जिंकम में स्पाइनल कॉर्ड का डिजेशन मिलेगा, स्पाइनल इरिटेशन मिलेगा, डोर्सल स्पाइन में ज्यादा इसका इफेक्ट मिलेगा। पिक्रिक एसिड, होल स्पाइन, स्पाइनल डिजनरेशन, स्पाइनल इरिटेशन, माइलिन शीथ का डिजनरेशन और ब्रेन की एट्रोफी, ये बहुत बढ़िया रेमेडी पिक्रिक एसिड हमारे लिए इसमें मिलेगी। सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन करके एक रूब्रिक मिला, हालांकि सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन मेडिकल साइंस के हिसाब से ये सेरेब्रल एट्रोफी को ही मिमिक करता है, इसमें और किसी में लगता नहीं, लेकिन रेमेडी में बड़ा डिफरेंस है। कैलकेरिया, थूजा एंड फॉस्फोरस, ये तीन दवाइयां इसमें बहुत अच्छी करके दी हुई है। स्टिकनीन दिया हुआ है, ग्लोनिन है, कॉस्टिकम है। तो इस रूब्रिक को मैं भी नहीं समझ पा रहा था सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन किस लिए कहा है। सॉफ्टनिंग को मैं तो एट्रोफी मान के चल रहा हूँ, लेकिन एट्रोफी ऑफ द ब्रेन की रेमेडी अलग है, इसकी रेमेडी इसमें अलग दी हुई है। इस रूब्रिक को हमें थोड़ा और समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि न्यूरॉन्स के डिजनरेशन को इन्होंने मिमिक करने की कोशिश की होगी। जनरल में एट्रोफी देखें जिसमें ब्रेन की नहीं, पूरी बॉडी की एट्रोफी किसी भी ऑर्गन की हो रही है, वोनियम, कैलियायोड, जो पूरी बॉडी की एट्रोफी कर सकता है, तो उसमें कौन सा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो प्रोटीन कलेक्ट हुए थे, वो जब हमें डिसऑर्डर दे रहे थे, एक्टोडर्मल डिसऑर्डर्स दे रहे थे, तो पूरी बॉडी हमारी एट्रोफी जनरल में हो रही थी और अंदर न्यूरॉन्स की हो रही थी वो अलग। तो हमें ऐसी रेमेडीज के अंदर कई सारी हैं जो हमारी जनरल एट्रोफी के लिए हमारे बहुत अच्छी है, जैसे सारे प्लम्बम इसमें, प्लम्बम, प्लम्बम आयोड, प्लम्बम मेट, पिक्रिक एसिड इसके अंदर है, फाइसोस्टिग्मा, फॉस्फोरस, इसमें ऐसी ऐसी रेमेडी है, क्यूप्रम, जो मतलब डायरेक्ट आर्निका, ऑरममेट, बहुत है जो मतलब हमारे पूरे के पूरे सिस्टम की एट्रोफी को वास्तव में दिखाती है। ये कमाल है होम्योपैथी रिपर्टरी का। पुराने हमारे जो होम्योपैथ से इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जो लिख दिया, उसको आज हम मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में अगर हम समझने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है जिंकम, मेटेलिकम जैसी रेमेडी। एक रूब्रिक और मिला मुझे, रेडिएशन थेरेपी फ्रॉम। अब रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद या रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हमारे पास एक लंबी लाइन है, एक वेरी मतलब इतनी लंबी लाइन है कि इसमें कॉमन दवाइयां जैसे हमारी नक्स है, फॉस्फोरस है, प्लम्बम है, रस्टॉक्स है, साइलिसिया, एक्सरे, कैडमियम्स, कॉस्टिकम, मतलब एक कैली ग्रुप पूरा का पूरा इसके अंदर, लिथियम ग्रुप पूरा इसके अंदर है, और ग्रेफाइटिस इसके अंदर है, इरिडियम इसके अंदर है। तो ये ऐसी रेमेडीज हैं जो हमारे रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकती है, लेकिन ये इसमें बहुत सी ऐसी रेमेडीज वाली रूब्रिक में है जो बहुत कम अंडरस्टूड है, बहुत कम लिटरेचर मिलता है, या फेरम सिलिकेटा, बहुत कम पढ़ी गई दवाइयां इसके अंदर ऐसी हैं। लिथियम फ्लोराइड इसके अंदर है, तो लिथियम म्यूर इसके अंदर है, लिथियम फॉस इसके अंदर है, लिथियम सल्फ इसके अंदर है, जिनके लिटरेचर हमारे पास या तो रेयर है, कम मिलते हैं, या फिर फिलोसफिकल लिटरेचर है, साइंटिफिक लिटरेचर कम मिलते हैं। अब रेडियोथेरेपी हुई, वीकनेस हो गई, कार्सिनोसिन, रेडियोथेरेपी एक अलग टॉपिक था, लेकिन रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें बहुत हल्का रेडिएशन ले रहे हैं, और रेडियोथेरेपी में बहुत ज्यादा रेडिएशन ले रहे हैं। ठीक है, अगर हल्का रेडिएशन भी कंटिन्यूस मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी क्यूमुलेटिव रेट्स हमारी बॉडी में इतने आ सकते हैं,
हम कार्सिनोसिन या रेडियम ब्रोम तक जा सकते हैं। जिंक कम्बैट को हम थोड़ा सा देखें, अगर बड़े ध्यान से देखिए कि रिलीफ कम्स फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द डिस्चार्जेस और इरप्शन। डिस्चार्ज हुआ, इरप्शंस निकले, रिलीफ हो गया। न्यूरोसिस में, कई तरह की न्यूरोसिस में ये बहुत सारे प्रोफाउंड डिस्टर्बेंसेस जहाँ हो रहे हो वहाँ काम करती है। नर्व सेंटर के ऊपर काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काम करती है, सेरेब्रल एग्जॉशन पर काम करती है। अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही, जिनका इज द रेमेडी। नर्वस फिजिटी मूविंग द फीट, पैर इसके बेचैन रहते हैं। सबको मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा इस चीजों को। पैर हिलाता रहता है, पैरों में बेचैनी होती है, जब थक जाता है रात को, सिर दर्द होता है, थोड़ी सी भी वाइब मिली उसकी हालत खराब हो जाती है, हेडेक हो जाता है। वैसे स्टिमुलेटेड लेने से उसको रिलीफ होता है, लेकिन अल्कोहल से उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्या करेगा, इरप्शन सप्रेस हो गए, उसको प्रॉब्लम हो गई, इरप्शन आ गए, उसको आराम मिल गया। सिंगल मसल की ट्विचिंग मिलेगी इसमें आपको, फोकल मोटर सीजर, यानी ब्रेन के किसी पर्टिकुलर टाइप में एट्रोफी या कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसको सिंगल मसल पड़ गई है। पूरी बॉडी इसकी ट्रेमलिंग करती है, सिर हिलता रहता है, नर्व कंट्रोल खत्म हो जाता है। वीकनेस और वियरिंगनेस कहाँ, नेक ऑफ द नेक, सिर नहीं रोक पाता, बैठे बैठे कमर में दर्द। इफेक्टिव वाइटिलिटी, ब्रेन एंड नर्व पावर वांटिंग, कंप्रीहेंड मेमोरी, मतलब मेमोरी भी खराब है, नर्व पावर भी खत्म हो गई। बच्चा भी है तो चीख रहा है सपने में, सोते सोते गर्दन हिला रहा है इधर से उधर, कभी लाल हो जा रहा है चेहरा, कभी पीला हो जा रहा है। और धीरे धीरे इरप्शंस निकल गए, मेजर्स निकल गया, कोई इरप्शन आ गया उसको रिलीफ हो गया, मेंसेस हो गए उसको आराम मिल गया, धीरे धीरे सेमिनल एमिशन हो गया उसको आराम मिल गया। यानी नेचुरल डिस्चार्जेस कोई भी अगर हो रहे हैं या कोई इरप्शन अपीयर हो रहा है उसको रिलीफ हो रहा है। इसको मॉडर्न कंसेप्ट में कैसे पढ़ेंगे, जो मिलाना चाह रहा था। जिंक कम्बैट में हमें मिलती है पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम, एल्कोहलिज्म, एनीमिया, स्पॉन्डिलाइटिस। जो सिम्टम हमने अभी पीछे पढ़े जिंक कम्बैट के, उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर हम उसको एलोपैथिकली अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो क्या निकलता है, ये वाले डिजीज। इन डिजीज के सिम्टम हम अभी पढ़ रहे थे, इसमें पार्किंसन भी था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन प्लस एल्कोहलिज्म, एनीमिया प्लस स्पॉन्डिलाइटिस। ये सिम्टम्स हमें सारे के सारे अभी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम ये सिम्टम देख के ये डिजीजेस समझ सकते हैं, ऐसे ही हम समझ सकते हैं जिंक कम्बैट हमारी इन डिजीजेस में काम करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कई सारी चीजें हैं, ईजी है, सीटी एमआरआई है, और डोपामिन है, सीबीसी है, जीवीपी है, एक्सरे हमारे पास है, जिसमें इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं कि क्या मिलेगा। पार्किंसन में सेरेब्रल एट्रोफी मिलेगी, सीरम डोपामिन डिक्रीज मिलेगा, और अगर पार्किंसन प्लस में जाएंगे तो नॉर्मल भी मिल सकता है, डिक्रीज भी मिल सकता है। इस तरीके से हमारे पास एनीमिया में एनाइसोसाइटोसिस, कोइक्लोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, रेटिकुलोसाइटोपिनिया टाइप के मिल सकते हैं। एक्सरे कराएंगे स्पॉन्डिलाइटिस में तो ऑस्टियोपाइड मिल जाएंगे, पीआईवीडी मिलेंगे, आईवीडी रिड्यूस हो जाएंगे, इंटरवल डिस्क स्पेस कम मिल सकते हैं। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो ये मॉडर्न टाइप में हम होम्योपैथी को पढ़ सकते हैं। हमने मेट्रा मेडिका को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया, हमने सारे मेन सिम्टम लेके हमने न्यूरो डिजनरेशन वाले सिम्टम लिए और उनके अकॉर्डिंग डिजीज को हमने कंपाइल कर लिया। तो हमारी जिंक कम्बैट इन डिजीजेस की मेडिसिन बनी। ऐसी कैलीफॉस को हम देखें, सर एंड के 2 मिनट्स बचे हैं बस सर। मैं इसको कैलीफॉस के सिम्टम सबको पता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेसिव साइकोसिस में हम कैलीफॉस दे सकते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिज्म, प्लूरेसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जॉन्डिस, एपीडी, नियोप्लाज्म, कैंसरस कैचेक्सिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स, स्टीएटोहेपेटाइटिस में फॉस्फोरस दे सकते हैं। सिकुटा विरोसा हमारी सीजर डिसऑर्डर और मेनिंजाइटिस की मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ हमारी गाउट, लिवर सिरोसिस, सीएलडी, क्रोनिक लिवर डिजीज, गोनोरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस, स्पाइनल मेनिंजाइटिस की मेडिसिन है। थैंक यू। ये मैं शॉर्ट में कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा और बोलना चाहता था लेकिन समय का बहुत अभाव था, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। बहुत पेशेंस से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें प्लीज वेलकम। हाँ जी सर, काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन सर आपने दिया कि कौन कौन सी अलग अलग डिजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं, स्पेशली ब्रेन के और स्पाइन के, और क्या क्या उनसे हमें सिम्टम मिलते हैं, और स्पेशली जो आपने वो वेवलेंथ के ऊपर बताया, दैट वाज आल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव। बहुत ही काफी सारी मतलब नई इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली। ऑब्वियसली समय के अभाव में, नहीं तो हम मेडिसिनल पार्ट भी उसका हम डिस्कस करते हैं, और हम एक और सेशन रख सकते हैं इसी टॉपिक पे जिसमें हम मेडिसिन और केसेस डिस्कस कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट अब एक्चुअली सर टाइम हो गया है हमारे पास। अभी कोई अपना क्वेश्चन आंसर्स अगर कोई है तो चैट बॉक्स में वैसे टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी एक्चुअली टाइम खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन कभी रख, हम हाँ केवल जी, लेफ्ट को डिस्कस करेंगे तब हम क्वेश्चन रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उसमें केसेस और जो मेडिसिनल पार्ट है वो, और क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम उसमें रख सकते हैं। तो सर बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए, और अगले सेशन के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो अब हिंदी सेशन को खत्म करते हुए मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को।